एक बड़ी मशहूर कहावत है, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा, यानी कि अगर इंसान हिम्मत करे तो खुदा भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। एक कठिन समय में जब टाटा मोटर्स गुजर रहा था तो उन्होंने एक हिम्मत करी इस गाड़ी को निकाल के जिसका नाम है टाटा अल्ट्रोज, और उसके बाद वाकई में उनकी मदद हुई और मार्केट में एक नई पहचान मिली। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा अल्ट्रोज रेसर के बारे में। इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें इस वीडियो में क्या क्या चैप्टर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फिर इसका एक्सटीरियर देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे, ड्राइव रिव्यू करेंगे और अंत में अपनी राय रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखना है तो इतने बेहतरीन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर के साथ, जो है इसका आर्किटेक्चर। ये पहली गाड़ी थी टाटा मोटर्स की तरफ से जिसको अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयार किया गया था, अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर तैयार किया गया था और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में प्रमोट किया गया था, क्योंकि ये गाड़ी वन ऑफ द सेफेस्ट हैचबैक थी 5 स्टार इनकैप रेटिंग के साथ, और अब तो इसके अंदर 6 एयरबैग भी स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। अल्ट्रोज को पहली बार लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2020 को, यानी कि लगभग 4.5 साल पहले, और इसका नाम इंस्पायर्ड है एक पक्षी अल्बाट्रोस से। तो अब ये क्या गाड़ी पक्षी की तरह उड़ान भर पाएगी या नहीं? अब बात करते हैं अल्ट्रोज रेसर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये गाड़ी जो है ये 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो कि 120 पीएस की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस को एनहांस किया गया है ताकि इसके अंदर एक रेसर फीलिंग आए, और ये जो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट लोग हैं उनके लिए तैयार किया गया है। अगर आप पहले से i20 इनलाइन के फैन हैं तो आपको कहीं ना कहीं टाटा की अल्ट्रोज रेसर भी पसंद आएगी। इसके अंदर क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ नहीं है, वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। प्राइसिंग की बात करें 9.5 लाख रुपए से लगभग 11 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग आती है। चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू, देखते हैं पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल को। डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाटा ने अभी तक सबसे खूबसूरत गाड़ी बनाई है तो अल्ट्रोज बनाई है। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे लगता है इसके बाद टाटा ने अपनी गाड़ियों को ओवर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था, बट ये गाड़ी परफेक्टली डिज़ाइंड है। फ्रंट प्रोफाइल अल्ट्रोज रेसर का अल्ट्रोज जैसा ही है जैसी आ रही थी, उसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है, बट कुछ चेंजेस हैं जो आपको सामने नजर भी आ रहे होंगे। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप हुड की तरफ देखेंगे तो हुड पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है और उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। वो गाड़ी रेसर ही क्या, या वो गाड़ी परफॉर्मेंस वाली ही क्या जिसके ऊपर स्ट्रिप्स ना लगाई हों, तो यानी कि इसको एक वो रेसिंग कार वाली फील, रैली रेसिंग वाली फील देने के लिए टाटा ने ये कारनामा किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे जो टाटा का लोगो है वो पूरा ब्लैकेड है और पूरी ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में है। फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं, हेडलैम्प्स फ्रंट में ही होते हैं, इनके अंदर आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स भी है और नीचे आपको फॉग लैम्प्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इसके अंदर 3 कलर आते हैं। हमारे पास जो कलर है ये ऑरेंज और ब्लैक शेड वाला कलर है। फ्रंट कैमरा भी है, गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल नॉर्मल जो अल्ट्रोज है वैसी है, लेकिन जो इसके कलर कॉम्बिनेशन है वो उसको ज़्यादा रेसी स्टांस दे देते हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहना दोस्तों। इसके अलावा कुछ और अलग बताने को है नहीं, क्योंकि हम लोग अल्ट्रोज को रोड पर पिछले 4.5 सालों से जब देखते ही आ रहे हैं तो मोर और लेस हमें ऐसी दिखाई देती है। तो ये बात हो इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड प्रोफाइल में आते ही पहले लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी 3990 mm लंबी है, यानी कि 4000 mm से मात्र 10 mm कम, और 2501 mm का इसका व्हील बेस है, वो विच इज़ अ गुड व्हील बेस, और वो इसकी गाड़ी को अच्छी लंबाई भी देता है और उसकी मदद अंदर भी मिलती है आपको। शुरुआत करते हैं हम टायर के साथ। इसके अंदर 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं और पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स हैं। एमआरएफ के इको ट्रेड टायर्स लगे हुए हैं। टायर्स की ग्रिप काफ़ी अच्छी है रोड पर। ड्राइव इंप्रेशन के दौरान मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेसर की एक बैजिंग डाल दी गई है और इधर साइड में इंडिकेटर जो है फेंडर पे नीचे बीच में यहाँ पे कहीं प्लेस कर दिया है। ORVM जो है, ORVMs थोड़ा सा ए पिलर से हटकर बाहर आते हैं और शायद इसका कारण ये है ताकि अंदर से देखने में ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो, जो कि मदद भी साबित होती है, क्योंकि जो ये खाली जगह है ना, यहाँ से आपको एक डिसेंट व्यू मिल जाता है कि आपको मतलब पूरा एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। ORVM के नीचे भी आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा। मैंने बताया आपको कि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी काम ये कैमरा करता है। इसके अलावा जो पूरी रूफ़ है, पूरी रूफ़ लाइन है, ये सब कुछ ऑल ब्लैक है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये आपको मिलती है। इसके अलावा खाली आपको ये ब्लैक और ऑरेंज फिनिश में सारी चीज़ें मिल रही है। पूरी शोल्डर लाइन है, ये शोल्डर लाइन काफ़ी मोटी बनाई हुई है इन्होंने, और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश। वही मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी खूबसूरत गाड़ी लगती है, वेल डिज़ाइन कार लगती है, ओवर डिज़ाइन कार नहीं लगती। इस मामले में तो टाटा की तारीफ यहाँ पर करनी पड़ेगी। बाकी पिछले हिस्से की तरफ आएंगे, इसका डोर हैंडल रियर वाला यहाँ पर प्लेस्ड है। ये आपको रेगुलर अल्ट्रोज के अंदर भी यहीं पर मिलता है। मतलब इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, मोटा मोटा चेंज है जो वो थोड़ा आपको अंदर दिखाई देगा, थोड़ा रंगों में चेंज आएगा और हल्की से परफॉर्मेंस में चेंजेस जो है वो नजर आएंगी। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है इसका साइड प्रोफाइल। कैरेक्टर लाइन्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। एक शोल्डर पर कैरेक्टर लाइन चलती हुई आ रही है जो
यहाँ पीछे से आ रही है और आगे तक जाकर फेंडर पर जाकर जुड़ जाती है। इसके अलावा अब नीचे इसके अलावा कोई कैरेक्टर लाइन वगैरह नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ। ये बात हुई साइड प्रोफाइल के बारे में, चलो पीछे चलें। गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एज सच कोई रेगुलर अल्ट्रोज से चेंज नज़र नहीं आता, बट अगर हम इसको स्टैंडअलोन अल्ट्रोज रेसर की तरह देखें तो मैं बताता हूँ वो क्या है। देखो यहाँ पर आपको रियर स्पॉइलर है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है, शार्क फिन एंटीना है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में है, डीफॉगर, वाइपर और पीछे अल्ट्रोज की बैजिंग जो पूरी बीचों बीच लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आई टर्बो प्लस की बैजिंग भी टाटा ने इसके अंदर लगा के दे दी है, ताकि आपको महसूस होता रहे कि हाँ भैया आपने कुछ अलग चीज़ खरीदी हुई है। महसूस होना ज़रूरी है, देखो भैया कुछ हो ना हो लेकिन फील इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पीछे आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर दिखाई दे जाएंगे। मैं कहता हूँ मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया था, पीछे पार्किंग सेंसर लगाए थे, आगे भी लगा दिए होते, है ना, तो मतलब बात थोड़ी बेहतर हो जाती। जब खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़ा और सही, इतने में और सही। बाकी ओवरऑल जो रियर है इसका वो भी अच्छा लगता है और काफ़ी एरोडायनेमिक ओवरऑल स्टांस है गाड़ी का, अच्छी शेप है, एजेस बहुत शार्प बनाए हुए हैं और जो इसको वो एक स्पोर्टी लुक और प्रीमियम हैचबैक वाला लुक ज़रूर प्रदान करते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या कुछ अलग है टाटा अल्ट्रोज रेसर में, टाटा अल्ट्रोज रेगुलर वाली से। और स्टैंड अलोन गाड़ी की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ नीचे कहाँ गए भैया, हाँ एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट पाइप है, उसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरा मानना है कि आप जब इसको रेसर फील देना चाह रहे थे, आप परफॉर्मेंस फील देना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट को बाहर निकालते, उसको क्रोम गार्निश देते उसके टेल एंड्स को, तब और मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता। क्रोम गार्निश या फिर ब्लैक गार्निश भी दे देते ना तो फील आ जाती। ये एक फीडबैक है, अगली बार शायद कभी टाटा इसको इंक्लूड कर ले। चलो जी, अब एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इसका और फिर हम आगे बढ़ते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट अल्ट्रोज रेसर का। आखिर इसका एग्जॉस्ट आवाज़ कैसा करता है, थोड़ा पंच करो जी। पंच तो दूसरी गाड़ी। तो ये इंजन का संगीत तो बड़ा ही मधुर है और लोअर आरपीएम्स पे तो इसकी आवाज़ ज़्यादा बेटर लगती है। जब आरपीएम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आवाज़ थोड़ी सी हल्की हो जाती है, बट वो जो हेवीनेस है, जो लोअर नोट्स हैं वो हायर आरपीएम पे कम हो जाता है, बट लोअर आरपीएम पे काफ़ी अच्छा आता है। तो ये एक अच्छा महसूस होता है और अंदर बैठ के भी आपको इस आवाज़ की फीलिंग आएगी। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए। चलिए अंदर चलें, बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, अंदर से देखने में अल्ट्रोज आखिर कैसी है। शुरुआत करेंगे स्टीयरिंग व्हील के साथ क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के सामने मैं मौजूद हूँ। स्टीयरिंग व्हील एज इट इज़ है जैसा अल्ट्रोज में आता जा रहा है। रेसर वाले इसमें एलिमेंट्स थोड़े से मिसिंग है। आई थिंक इस पर भी अगर ऑरेंज स्ट्रिप दे देते तो माशाल्लाह मज़ा आ जाता। मेरा कहना वही है, मालिक जब इतना पैसा खर्च हो गया तो एक चिप्स का पैकेट और सही। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, इंफोटेनमेंट कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं। सीटिंग की बात करें तो सीटिंग कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स ऐड करी गई हैं टाटा अल्ट्रोज रेसर के अंदर। वेंटिलेटेड सीट्स, ये मैं आपको एकदम हाईलाइट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, वो आ गई हैं इसके अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि जिस मौसम में हम रहते हैं भैया वहाँ तो वेंटिलेटेड क्या, आइस कूल्ड सीट लेकर आओ तब तो मज़ा आए। ऑन एनीवेज अब बात करते हैं स्टीयरिंग के पिछले हिस्से के बारे में। यहाँ पर 7 इंच की एक एमआईडी स्क्रीन दी गई है जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। आप इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हो और इसके अंदर आपको टाकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एवरेज कितनी है वो मिल जाती हैं। अगर आपका फ़ोन एप्पल कारप्ले से कनेक्ट हो जाए गाड़ी के अंदर तो आप यहाँ पर नेविगेशन भी देख सकते हो, कंपास भी इसके अंदर आपको मिल जाता है और स्पोर्ट मोड पे गाड़ी फिक्स रहती है, इसके अंदर और कोई मोड चेंज नहीं किए जा सकते। तो ये मोटे मोटे तौर पर बात होगी इसके एमआईडी के बारे में। अब आ जाते हैं बाईं तरफ में, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगाई गई है। ये नई स्क्रीन है और टाटा की लगभग हर गाड़ियों के अंदर इस तरह की स्क्रीन और इसी तरह का यूज़र इंटरफेस आता है। टच रिस्पॉन्स वगैरह बढ़िया है, टच रिस्पॉन्स में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कार के अंदर एयर प्योरीफायर भी है। ऑडियो स्पीकर्स की बात करें तो बहुत ही शानदार ऑडियो क्वालिटी है, कोई ऐसी बैजिंग नहीं है JBL इन्फिनिटी वगैरह की, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। सराउंड व्यू 360 डिग्री कैमरा है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है और आप इसको 3D में भी देख सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट है, वीडियो प्लेयर है, वॉट 3 वर्ड्स वगैरह है, टाटा असिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ये ओवरऑल सिस्टम जो है, ये सिस्टम नया है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज इंसर्ट दिखाई देंगे जगह जगह पे, खास करके AC वेंट्स के आसपास यहाँ ऑरेंज इंसर्ट और उसके नीचे अल्ट्रोज की जो बैजिंग है ये बड़ी शानदार लग रही है। गन मेटल फिनिश में यहाँ पर अल्ट्रोज की बैजिंग दी है। उसके नीचे आएंगे तो HVAC कंट्रोल्स हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि टाटा ने बटन्स को कंटिन्यू कराए। इसके ऊपर टच पैनल वगैरह नहीं लगाया जो कि उन्होंने बाकी अपनी नेक्सॉन EV वगैरह में लगाया है, टाटा हैरियर वगैरह में लगाया है और गाड़ियों में लगाया है। तो मेरा मानना यह है कि जो HVAC कंट्रोल्स हैं इनको हैंडी रखना चाहिए और यहाँ पर बटन्स और रोलर्स ही होने चाहिए। टच लगा के ना चीज़ें थोड़ी सी टीडियस हो जाती हैं, मतलब
काम बढ़ जाता है। उससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले करने के लिए यूएसबी पोर्ट मिलता है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर मिल जाता है आपको। इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है इसके अंदर। इसके साइड में भी अगर आप देखोगे गियर लेवर के साइड में, तो यहाँ पर भी ऑरेंज इंसर्ट्स को ऐड किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर 2 छोटे छोटे से कप होल्डर हैं, जिनके अंदर एक ही कप आएगा। वैसे तो दूसरा कप मेरे को मुश्किल लग रहा है, नहीं दोनों आ जाएंगे, सॉरी एक्चुअली आर्मरेस्ट स्लाइडर है। लगे आज बात होगी आर्मरेस्ट की, तो छोटा सा आर्मरेस्ट है, स्लाइडिंग वाला है, बट ठीक है, कोई उसमें भी ज़्यादा शिकायत हम लोग कर नहीं सकते। यहाँ पर हैंड ब्रेक का लेवर है, गाड़ी आगे भाग रही है, और ये लेवर भी मुझे थोड़ी सी इसकी पोजीशन ऑड लगती है, आदत एक्चुअली थोड़ी बीच वाली है, बट ठीक है, इतनी भी क्या कमी निकालने किसी चीज़ में। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम फील आपको देती है, एक स्पोर्टी फील भी आपको यहाँ पर मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे अपन लोग, IRVM की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर ये मैनुअल IRVM है। मालिक जब इतना खर्चा हो गया था, इतना पैसा लग गया था, तो एक चिप्स का पैकेट और सही ऑटो डिपिंग IRVM करे जा सकते थे। ऑल ब्लैक रूफ, यहाँ कैबिन लाइट, एक छोटी सी माइक्रो मिनी सनरूफ जिसमें से हवा और धूप आएगी और वही आनी चाहिए, यहाँ से बच्चा या आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर SOS बटन, और यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल या इमरजेंसी कंडीशन में आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। बाकी इंटीरियर पूरी तरह से काला है। काले इंटीरियर से मुझे हल्की सी परेशानी ये होती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट इस गाड़ी के अंदर बैठ के जब इसकी आवाज़ के साथ ये एक मधुर वाणी तैयार होती है ना, तो वहाँ पर ये ब्लैक इंटीरियर आपको ज़्यादा स्पोर्टी फील महसूस कराता है, वो चीज़ है। थाई सपोर्ट वगैरह गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट रो ओके रिपोर्ट। अब ड्राइविंग सीट को अपने हिसाब से हमने कर लिया एडजस्ट। और एक बड़ी कमाल की चीज़ है, इसके जो डोर्स हैं वो पूरे 90 डिग्री पे खुलते हैं, तो आना जाना गाड़ी के अंदर बहुत आसान हो जाता है। कोई बुजुर्ग इंसान भी है, कोई ओवरवेट इंसान है, तो उनके लिए भी एंट्री एग्जिट बहुत ईजी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये दरवाजे देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं खुले हुए, क्योंकि ए पिलर और ORVM के बीच में गैप है डोर्स के, और दरवाज़ों जब डोर खुल जाता है पूरा, तो डोर और बॉडी के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप दिखाई देता है, जो कि इसको थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट इसके अंदर ऐड करता है। एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर मान लो आपने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया ना वहाँ पर, और यहाँ कोई कप है, तो इसके अलावा तीसरी कोई ऐसी स्पेस नहीं मिलती कि जो को ड्राइवर में बंदा बैठा है वो अपना फ़ोन या कोई सामान रख सके। वो एक बड़ा अच्छा इंसाइट है जो मेरे को ड्राइवर रमेश जी हैं, जो कैमरे के पीछे मौजूद है। रमेश जी ने बोला, पाजी मैं फ़ोन कहाँ रखूँ, यहाँ फ़ोन रखने की जगह नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं कि डोर हैंडल में यहाँ ऊपर फ़ोन रख लेते हैं, लेकिन ये नीचे से खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर भी फ़ोन नहीं रखा जा सकता। सो टाटा, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में और देखते हैं वहाँ पर कितनी जगह मौजूद है। सीटिंग अपने हिसाब से कर ली गई है, चलो चलें। अभी देखो, जैसे मैंने ये डोर खोल दिया ना, ये फिर से 90 डिग्री पे पीछे वाला डोर भी खुला है। मुझे तो लग रहा है 90 से भी ज़्यादा बना रहा है ये एंगल, लेकिन यहाँ पर अब वॉक करना बड़ा आसान है। यहाँ से आप सीधा आके अंदर आराम से बैठ सकते हो, और इस दरवाजे को कर सकते हैं अपन लोग बंद। अंदर बैठने के बाद ना मेरी एक टाटा मोटर से शिकायत ये है कि आप लोग कैबिन स्पेस पर काम करिए। कैबिन स्पेस में कमी महसूस होती है। आप टाटा की कोई भी गाड़ी उठाएंगे ना, तो उसमें एक समहाउ मुझे लगता है कि उस गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से कहीं ना कहीं टाटा कैबिन स्पेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैं सेकंड रो पे बैठा हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, जो कि एक एवरेज इंडियन हाइट है, कोई ज़्यादा लंबी हाइट भी नहीं है। उसके बाद आप देखो यहाँ सेकंड रो में ना, यहाँ नी रूम वी रूम काफ़ी कम हो गया, लेग रूम भी काफ़ी कम हो गया। मैं हल्का सा भी रिक्लाइन होता हूँ, मैंने इतना रिक्लाइन हुआ, मेरा नी रूम खत्म। अब मेरे घुटने आके हो गए टच। हेडरूम ठीक है, हेडरूम डिसेंट है, उसमें कोई आपको इशू वहाँ पर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं पीछे क्या क्या है। यहाँ पर आपको AC वेंट मिलते हैं, रियर AC वेंट है, और उसके नीचे आपको एक 5 वोल्ट का USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। एक चीज़ अब जब पीछे की कमी लग रही है वो ये कि यहाँ पर कुछ भी एक स्टोरेज स्पेस नहीं है, बस ये जो सीट पॉकेट्स हैं इनके अंदर स्टोरेज है, बट यहाँ पर कोई स्टोरेज स्पेस बनाई नहीं गई, जो कि बनाई जा सकती थी। मतलब यहाँ पर क्रिएट करने की जगह है, ये क्रिएट करी जा सकती है। अब अगर मैं पूरा स्ट्रेट अपराइट होकर बैठता हूँ, तो आप देखो ऑलमोस्ट हेडरूम मेरा खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं नी रूम बढ़ा रहा हूँ तो मेरा हेडरूम खत्म हो जा रहा है, और शोल्डर वगैरह तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हेडरेस्ट, अगर मैंने हेडरेस्ट पे सर लगा लिया तो सर टकरा जाएगा। लाइक अगर कोई 6 फीट का आदमी होगा तो वो 100% उसका सर टकराएगा, वो सेकंड रो में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, ये एक चैलेंज है। उसके अलावा आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट ठीक है, 2 लोगों के लिए एकदम सही है आर्मरेस्ट। और यहाँ पर पीछे 3 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम्प नहीं है। हम्प ना होने की वजह से यहाँ पर 3 लोग बहुत ही आराम से बैठेंगे, वो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ओवरऑल जो सेकंड रो का अगर इंप्रेशन के बारे में बात करें, सेकंड रो के रिव्यू के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ना 10 में से 6.5 नंबर दिए जाएंगे बाबूजी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर स्पेस क्रिएट करी जा सकती थी, यहाँ पर स्पेस क्रिएट होनी चाहिए थी, और उसकी कमी यहाँ पर महसूस हो रही है।
ये एकदम सत्य बात मुझे महसूस हो रही है। आपको क्या लगता है, अगर आप एक अल्ट्रोज ओनर है, आपको भी क्या सेकंड रो में कमी महसूस हुई है या नहीं हुई है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कितनी जगह मौजूद है और कितनी नहीं है। बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो 345 लीटर की बूट स्पेस आपको अल्ट्रोज में मिलती है, अल्ट्रोज रेसर में भी मिलती है, दोनों में मिलती है। और ये सीट्स जो हैं, बाकी पीछे की सीट्स हैं, ये भी स्प्लिट होके नीचे गिर जाएंगी। आप चाहें तो उसको गिरा के भी सामान ले जा सकते हैं। तो ठीक ठाक सी बूट स्पेस है। 3.5 बड़े लगेजेस इसके अंदर आपको आराम से फिट होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा अल्ट्रोज रेसर का ड्राइव इंप्रेशन। कितनी इंप्रेस कर पा रही है गाड़ी या फिर नहीं कर पा रही है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मुझे गाड़ी में बैठते महसूस हुई वो ये कि गाड़ी में थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा है। आई थिंक वाइब्रेशन थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी। आप वो नॉइज़ अंदर आने दे सकते हो जो एग्जॉस्ट की नॉइज़ है, बट थोड़ी सी वाइब्रेशन कम होनी चाहिए थी। हालांकि 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इंजन का शोर और वाइब्रेशन दोनों आता है, वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। वैसे ओवरऑल जो गाड़ी में मतलब अदर देन इंजन नॉइज़ नहीं आ रही है, बट हाँ वो वाइब्रेशन वाली एक बात है। दूसरी चीज़, मैं आपको इसके ड्राइविंग के दौरान बैठते ही अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, मुझे समहाउ ये लग रहा है कि स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे तो ठीक है, तब प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप देखो अगर ये 70-80 पहुँचा, 100-120 के आसपास जाके ना ये स्टीयरिंग ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस वक्त हमारी गाड़ी 80 के आसपास है, अभी भी देखो आप, स्टीयरिंग अच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्पीड को 120 कर देता हूँ, यहाँ से 100 का पार किया हमने आंकड़ा, अब यहाँ पर ना स्टीयरिंग में वेट बहुत ज़्यादा आ गया है। यहाँ पर स्टीयरिंग जाके भारी हो जा रहा है और एक्सेप्शनली भारी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जा रहा है स्टीयरिंग। हालांकि कहते हैं कि जो भाई परफॉर्मेंस कार होती है उनमें स्टीयरिंग में थोड़ी स्टिफनेस होनी चाहिए ताकि कंट्रोल बना रहता है। कंट्रोल बना हुआ है, उसकी कोई शिकायत नहीं है, गाड़ी फुल कंट्रोल में आपके चलती है, वहाँ कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वो स्टीयरिंग में थोड़ी सी एक हार्डनेस आ जाती है। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि जो हाई स्पीड में ना हल्का सा सस्पेंशन और बेटर हो सकता था। जैसे कि इस रोड पे हम हैं, यहाँ पर ऐसे जितने बड़े जर्क्स नहीं है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जर्क महसूस होते हैं। जो भी छोटा मोटा भी जर्क आता है ना, वो महसूस होता है। तो सस्पेंशन पे थोड़ा सा काम मुझे लगता है और होना चाहिए था, यहाँ पे टाटा को करना चाहिए था। पता नहीं लगती है गाड़ी कि इतनी तेज़ चल रही है, वही कंट्रोल वाली बात है, स्टेबिलिटी वाली बात है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी गाड़ी है, अंदर बहुत स्टेबल कार है ये, और वो पता नहीं लगती है कि आप एक हैचबैक चला रहे हैं। जब एक हैचबैक को इतनी हाई स्पीड पर चला रहे हैं आप, 120-130 की स्पीड पर, तो महसूस नहीं होता। अभी इस वक्त जो स्पीड है वो 113, 14, 15, 20 के आसपास हम लोग चला रहे हैं, उस 20 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी में भी और जान है, ये और ज़्यादा भाग सकती है, और इसको भगाया जा सकता है, और डिमांड की जा सकती है। मेरे को लगता है अगर मैं इसके पूरे पेडल को प्रेस कर दूँ तो 160 की स्पीड तो बहुत ही आराम से टच करेगी, एंड वहाँ पर भी स्टेबिलिटी जो है इसकी वो बनी रहेगी। ब्रेकिंग वगैरह ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह में आपको ऐसा कोई शिकायत ज़्यादा उसके अंदर नहीं मिलेगी, वो चीज़ें ठीक हैं। और इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करें, माइलेज की बात करूं तो मैं माइलेज काफ़ी इंप्रेसिव है। ये आपको बड़े आराम से सिटी ड्राइविंग में भी 14 की माइलेज देगी विद दिस परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको इसकी माइलेज से कोई शिकायत रही है, अल्ट्रोज की माइलेज से पहले कोई शिकायत रही है, तो ये बात आप कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा। और ड्राइविंग के दौरान ना अगर आप यहाँ देखो तो ये ORVM और इसके बीच में जो गैप है ना, ये आपको थोड़ी सी बेटर विजिबिलिटी देता है। ए पिलर की वजह से होने वाले ब्लाइंड स्पॉट को ये कट कर देता है, तो यहाँ पर आपके लिए आराम मिल जाता है। और अगर हम उस साइड भी देखेंगे तो उस साइड पे ही यही चीज़ एक जो है वो आपको मदद करेगी कि वहाँ पर भी जो ORVM थोड़ा बाहर की तरफ निकल के, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। ये एक चीज़ है जो काफ़ी फ़ायदे की है अल्ट्रोज के इस डिज़ाइन में। ओवरऑल बैठ के भी ना आपको जो कैबिन के अंदर फील बहुत ही बढ़िया आती है ड्राइविंग के दौरान। ये पियानो फिनिश का इस्तेमाल किया गया। आप देखना है कि हमारे यहाँ धूल धक्कड़ वाली जगहों पर ये पियानो फिनिश कितने दिनों तक टिकती है। और अब मैंने सोचा है कि क्योंकि भाई ये एक परफॉर्मेंस कार के रूप में टाटा ने इसको प्रेजेंट किया है, तो क्यों ना एक इसका 0 to 100 टेस्ट कर लिया जाए। अब हम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर हैं, तो अच्छा मौका है, क्योंकि 120 की यहाँ पर लिमिट है, तो 0 to 100 तो एक बार टेस्ट करना बनता है। अब लगाते हैं हम ज़रा गाड़ी को एक बार साइड में और करते हैं ऐसे लॉन्च। 0 to 100 के लिए करते हैं रेडी। चलिए अब करने जा रहे हैं हम 0 to 100 टेस्ट टाटा अल्ट्रोज का। गाड़ी दी हमने रोक, एकदम फुल 0 कर दिया, और ये देखो। और अब चलते हैं 1 2 3, लेट्स गो। और ये 100, आई थिंक ये फास्टेस्ट है, ये बिल्कुल फास्टेस्ट है। जितनी तेज़ ये 100 पे पहुंची है, मुझे नहीं लगता कोई और हैचबैक इतनी तेज़ 100 पर पहुंच पाएगी।
एंड मज़ा तो आता है इसको भगाने में, लेकिन वो जो टायर रोल करते हैं ना, जो उनकी आवाज़ आती है वो कमाल की होती है, काबिल तारीफ़ होती है। तो उसमें तो असली मज़ा आ ही जाता है। बाकी आप ये हसीन नज़ारे देखें दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे के, ये देखो कितना खूबसूरत है यार, क्या बढ़िया अरावली रेंज है पूरी की पूरी। मोटे मोटे तौर पर एक अच्छा पैकेज है, जिस प्राइस ब्रैकेट में इसको उतारा गया है एक अच्छा पैकेज है। और हाँ, ये इंडिया की फास्टेस्ट प्रीमियम हैचबैक भी बन गई है। इसने रेस करी थी फ्रॉन्क्स टर्बो Hyundai i20 N-Line के साथ, और उन सबको इसने हराया है ट्रैक पे, और ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो फास्टेस्ट प्रीमियम हैचबैक इसको अब कहा जा सकता है, जो टाटा की तरफ से अल्ट्रोज रेसर है। अब बारी आपकी है, आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप अल्ट्रोज रेसर से खुश हैं या नहीं है, या आप पहले से एक अल्ट्रोज ओनर हैं, क्या आप अल्ट्रोज से जो आपके पास ऑलरेडी है उससे खुश हैं या नहीं है, किसी तरह की परेशानी का सामना तो आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आके, हम आपकी बात ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, हम ब्रांड तक आपकी बात को पहुँचाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ किसी गाड़ी का रिव्यू करें तो भी कमेंट करके बताइए, हम आपको रीच आउट करेंगे। और आप और मैं, जैसे मैं आज अल्ट्रोज का शूट कर रहा हूँ, अल्ट्रोज को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, आप और मैं बैठ के गाड़ी का रिव्यू करेंगे, और हम दोनों लोग बैठ के जांच पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में ये गाड़ियाँ जो हैं खरीदने लायक हैं, नहीं है, क्या इन पर अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपसे एक दरख्वास्त फिर से, जो वीडियो की शुरुआत में करी थी कि भाई साहब सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, नहीं ये वाली तो मैंने लास्ट में कर रहा हूँ, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जब भी गाड़ी चलाएं। हमारे चैनल ऑटो9 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद, गए, हैव अ सेफ ड्राइव, बाय बाय।